किरण की शादी बेहद ही गरीब परिवार में हुई है, जहाँ पर 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। किरण का पति कुणाल काम तो करता है, लेकिन उसकी कमाई से 4 लोगों का खर्चा निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। किरण जैसे तैसे घर को मैनेज करती है। मम्मी जी, आटा और तेल खत्म हो गया है, अभी बनाने के लिए भी सामान नहीं है, कुछ पैसे दे दीजिए, मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, कुणाल की तनख्वाह आने में अभी भी 10 दिन बाकी है, पता नहीं ये दिन कैसे निकलेंगे। मम्मी जी, ऐसा कैसे चलेगा? हर महीने यही परेशानी रहती है। बाकी सब खर्चा तो ठीक है, लेकिन कम से कम घर में खाना तो होना चाहिए ना। बेटा, तू सही बोल रही है, लेकिन मैं क्या करूं? ये गरीबी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जब तेरे ससुर जी थे तब भी यही हाल था, और अब मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं मिल पा रही। भगवान ना जाने क्या चाहता है। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकता माँ जी, जो करना है हमें ही करना होगा। हम क्या ही कर सकते हैं बहू, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गरीबी की वजह से अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाई, और तुम भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हम जैसे लोगों के लिए नौकरी नहीं बनी है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मम्मी जी, ऐसे तो जिंदगी नहीं निकल पाएगी। नौकरी नहीं कर सकते तो कुछ अपना काम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। किरण सोच में पड़ जाती है कि ऐसे जिंदगी कैसे कट पाएगी। इतनी पैसे की तंगी में एक समय का खाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो दिन नहीं निकल पाएंगे। और वो कुछ करने के बारे में सोचती है और अपने पति से बात करती है। कुणाल, ऐसे तो दिन नहीं निकल पाएंगे। तुम्हें पता है, आज सुबह हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि आटा और तेल लाने के पैसे ही नहीं थे। मैं समझ रहा हूँ किरण, लेकिन मैं क्या करूँ? पूरा दिन मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी घर की स्थिति नहीं बदल पा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ, शायद उससे जो पैसा आएगा वो खर्च की पूर्ति कर देगा। तुम पार्ट टाइम जॉब कैसे कर पाओगे कुणाल? सुबह 9 बजे से निकलते हो और रात को 10 बजे घर आते हो, और कितना काम करोगे तुम? ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम ही बताओ, मैं कैसे इस घर की परेशानियों को दूर करूं? मैं खुद का कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। घर से ही काम शुरू किया जा सकता है कुणाल, लेकिन मुझे तुम सब लोगों का साथ चाहिए। खुद का काम? नहीं किरण, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। अरे मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी अगर मेरी पत्नी काम करेगी तो। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कुणाल। घर की स्थिति को सुधारने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, और आज तो वैसे भी समय बदल चुका है। पति पत्नी साथ मिलकर काम करते हैं और घर की गाड़ी को भी चलाते हैं। लेकिन किरण, तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुम क्या कर पाओगी? सोच रही हूँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर लूँ। उससे जो भी पैसे आएंगे, कम से कम 2 टाइम पेट भर खाना तो मिलेगा। क्या? नहीं किरण, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें ऐसा काम करते हुए नहीं देख सकता। अरे मैं तो शर्म से मर जाऊंगा, मेरी बीवी इस तरह का काम कर रही है। अगर ऐसे ही शर्म करते रहे तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे कुणाल। मेरी बात को समझो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपनी बीवी की बातें सुनकर कुणाल को बहुत तकलीफ होती है और वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन दोनों ही मजबूर हैं और कुछ कर नहीं पाते। अगले दिन किरण अपनी सास और नंद से अपने काम करने के बारे में बात कर रही है और उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि घर के हालात सुधार सके। मम्मी जी, मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इस घर की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन भाभी, ऐसे घरों में काम करना ठीक नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस तरह घर में जाकर झाड़ू पोछा करेंगी। तृप्ति सही बोल रही है बेटा, ऐसे लोगों के घरों में काम करना तो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी। भाभी, हम एक काम क्यों नहीं करती? आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, क्यों ना हम खाने का स्टॉल लगा ले? ये काम करने के लिए भी भैया भी नहीं मना करेंगे, और इसमें कमाई भी अच्छी होती है, और आप घर बैठकर ही काम कर पाएगी। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और हम भी इसमें आपका हाथ बटा सकेंगे। अपनी नंद की बात किरण को सही लगती है और वो सोचती है कि शायद यही काम करना अच्छा रहेगा। तुम बात तो सही बोल रही हो तृप्ति, क्यों ना हम चाइनीज का स्टॉल लगा ले? मेरे हाथ का चाइनीज तुम लोगों को भी बहुत पसंद आता है। घर के बाहर स्टॉल लगा लेंगे, यही काम ठीक रहेगा। किरण की बात उसकी सास और नंद को सही लगती है। कुणाल भी उसे इस बात के लिए मना नहीं करता और
उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह किरण घर पर ही चाइनीज बनाकर घर के बाहर स्टॉल लगाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके पास ग्राहक ज्यादा नहीं आते और लोगों को उसके हाथ का टेस्ट पसंद नहीं आता और वो एक बार फिर निराश हो जाती है। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा चाइनीज बना लेती हूँ, लेकिन ग्राहकों की संख्या बता रही है कि मैं गलत थी। हमारा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमें स्टॉल बंद करना पड़ेगा। कोई भी धंधा चलने में समय लगता है किरण, इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ बहू, ऐसे निराश नहीं होते। हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, अब भगवान को जब फल देना होगा वो दे देंगे। भाभी, आप चाइनीज अच्छा बनाती है, लेकिन मुझे लगता है हमें लोगों को कुछ अलग खिलाना चाहिए। तुम सही बोल रही हो किरण, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चाइनीज में इंडियन तड़का लगाकर लोगों को खिलाना शुरू करें। वैसे भी हमारे देश में लोगों को हर खाने की चीज में इंडियन तड़का लगाने की आदत है, तो हो सकता है लोगों को ये पसंद आ जाए और हमारा भी धंधा चल पड़े। किरण का ये आइडिया उसके घर वालों को बहुत पसंद आता है और अगले दिन से किरण अपने तरीके से चाइनीज में इंडियन तड़का लगाकर उसे बेचने लगती है और देखते ही देखते उसके स्टॉल पर लोगों की लाइन लग जाती है। एक तरफ किरण स्टॉल पर चाइनीज बना रही है, दूसरी तरफ उसकी सास सब्जियां काट कर उसे दे रही है और नंद लोगों से ऑर्डर लेकर पैसे इकट्ठे कर रही है। कुछ दिन बाद किरण और उसका पूरा परिवार बैठकर महीने में स्टॉल से कितना कमाया उसका हिसाब कर रहा है। इस महीने ज्यादा कमाई तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने 5,000 कमाई है। मुझे लगता है लोगों को हमारा स्टॉल पसंद आ रहा है। हमें इसमें और वैरायटी डालनी चाहिए ताकि अलग अलग खाने वाले लोगों को हम अपने स्टॉल तक ला सके। तुम सही बोल रही हो, हमें वैरायटी बढ़ा देनी चाहिए और उसमें तुम अपना इंडियन तड़का ही लगाओ, वही लोगों को अच्छा लग रहा है। भाभी, आपको पता है हमारे स्टॉल के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चल रहा है। कल तो एक ग्राहक बहुत दूर से हमारे यहाँ चाइनीज खाने आया था। इसका मतलब लोगों को हमारा खाना पसंद आ रहा है। बस तृप्ति, भगवान करे ऐसे ही हमारे स्टॉल चलता रहे और हमारे घर की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। कुछ दिन बाद किरण अपने स्टॉल पर चाइनीज बनाकर ग्राहकों को दे रही होती है। तभी एक सूट बूट पहने बड़ी सी गाड़ी से उतरकर एक ग्राहक उसका चाइनीज खाने आता है। उसे देखकर किरण, उसकी सास और नंद तीनों खुश हो जाते हैं। एक प्लेट मंचूरियन लगा देना। जी सर, अभी लगा देती हूँ। सूट बूट पहने ग्राहक जैसे ही मंचूरियन खाता है उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो किरण के पास आता है। किरण, उसकी सास और नंद भी डर जाते हैं कि शायद उसे मंचूरियन पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है, अरे तुम लायक ही नहीं हो इस स्टॉल पर खाना बनाने के। ग्राहक के मुंह से बात सुनकर आसपास के ग्राहक उसे देखने लगते हैं। किरण डर जाती है, उसे पसीना छूटने लगता है। साथ ही उसकी सास और नंद भी खड़े होकर उस ग्राहक की बात सुनने लगते हैं। तभी वहाँ कुणाल भी आ जाता है। सभी बहुत डरे हुए हैं। किरण डरते डरते उससे बात करती है। क्या हुआ सर, आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद नहीं आया? अरे ये तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। अरे तुम इस छोटे से ठेले पर चाइनीज बनाने के लायक नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ। बल्कि तुम्हें तो किसी बड़े रेस्टोरेंट में होना चाहिए जहाँ तुम्हारा स्वाद दूर दूर तक पहुँचे। ग्राहक के मुंह से बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट पर काम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम अनुराग कपूर है और शहर में सबसे बड़ा चाइनीज रेस्टोरेंट मेरा ही है। मैंने तुम्हारे चाइनीज की बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए सोचा क्यों ना टेस्ट किया जाए। लेकिन वाकई में तुम्हारे हाथ में जादू है और जो इंडियन तड़का तुम लगाती हो उसका तो कहना ही क्या। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर अपने रेस्टोरेंट में रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? 1,00,000 का नाम सुनकर किरण की ही नहीं बल्कि उसकी सास, पति और नंद की भी आंखें बड़ी हो जाती है। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। कुणाल भी इतना बड़ा ऑफर सुनकर हैरान है और सभी को किरण के हाँ बोलने का इंतजार है। आपका ये ऑफर तो बहुत ही अच्छा है सर, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से बात किए बिना हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं कर पाती। किरण के मुंह से बातें सुनकर उसकी सास और नंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कुणाल आगे आता है। किरण, हम लोग तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं।
अगर इनके यहाँ काम करने से तुम्हारे टैलेंट को बढ़ावा मिलता है तो तुम्हें इनका ऑफर जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा ना। किरण इस बात को सुनकर खुश होती है, लेकिन एक बार अपनी सास और नंद की तरफ भी देखती है और आंखों से उनसे पूछती है। उसकी सास और नंद खुशी में हाँ में सिर हिला देते हैं। किरण बहुत खुश होती है। मेरे परिवार वाले भी इस ऑफर से बहुत खुश है सर, इसीलिए मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। अमीर ग्राहक अपनी जेब से 1 लाख का चेक निकाल कर उसी समय किरण को दे देता है, जिसे देखकर किरण और उसके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग खुशी में रोने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन बेटा, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ शादी कर ले, लेकिन तू सुन क्यों नहीं रहा? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप भी तो मेरी बात सुनिए ना। क्यों नहीं करनी शादी तुझे? तेरी उम्र तो हो गई है शादी की, फिर क्यों नहीं करनी शादी बेटा? बस नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरी तो यही एक आखिरी इच्छा थी कि जिंदा रहते अपनी बहू का मुंह देख लूं, मगर मुझे नहीं लगता इस जन्म में मेरे नसीब में ये सुख लिखा है। अब ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, सच तो कह रही हूँ। बुढ़ापे का शरीर है, कौन जाने कब जान निकल जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं तो क्या, अब तो तेरे पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए बेटा। हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं अब। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बता फिर, तेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू करूं? ठीक है, जैसा आप सही समझे। क्या सच में? इतना कहकर तो तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं आज से ही तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखना शुरू करती हूँ। इसके बाद उर्मिला तो वहाँ से चली जाती है, मगर रोहन थोड़ा टेंशन में नजर आ जाता है। अगले दिन घर के दरवाजे की घंटी बजती है। उर्मिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ गले में वरमाला डाले हुए खड़ा था। ये कौन है बेटा? और तूने ये वरमाला क्यों पहन रखी है? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? हम दोनों ने शादी कर ली है। इससे मिलिए, ये है आपकी होने वाली बहू शीला। ये क्या कह रहा है तू? क्या ये सब मजाक तो नहीं? तूने हमसे बिना पूछे शादी कर ली? ऐसा कैसे कर सकता है रोहन तू? मैं आपको सब समझाता हूँ, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए माँ। तेरे पापा इस शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तेरे पापा ही क्या, मैं भी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। माँ, ये मैंने आप दोनों के लिए ही तो किया है। आप ही तो इतने समय से कहती आ रही हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब जब मैंने शादी कर ली है तो आपको खुश होना चाहिए ना। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसे शादी करे। तेरी शादी को लेकर कितने अरमान थे मेरे। माँ, मैं और शीला एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। अब यही आपकी बहू है। वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरे पापा तुझे माफ करेंगे। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये कदम लेना पड़ा, लेकिन आप देखना, मैं सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। जैसे ही उर्मिला की नई नवेली बहू प्यार भरे 2 शब्द कहती है, उर्मिला का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और शीला को अपनी बहू के रूप में वो अपना लेती है। अच्छा चलो ठीक है, अब बहू घर में आ ही गई है तो मैं वेलकम की और बाकी रस्मों की भी तैयारी करती हूँ। तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। उर्मिला बहू के आने के बाद की सारी रस्में पूरी करती है और खुशी खुशी शीला को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अगले दिन, मम्मी जी मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप आराम से बैठिए। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, तू बैठ आराम से। आप काम करें और आपकी बहू आराम से बैठे, ऐसा कैसे चलेगा? अब से आप आराम करेंगी और घर का काम मैं ही करूंगी। लेकिन बहू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, बताइए आज आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मानना पड़ेगा, रोहन सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी बहू भी लाया है तू। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। और आज नाश्ते में जो तुझे अच्छा लगे वो बना ले। अच्छा तो ठीक है,
कुछ दिनों तक शीला एक अच्छी बहू बनकर रहती है, मगर जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, शीला के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। बहू, आज खाने में राजमा चावल बना लेना, और हाँ, स्टोर रूम की भी सफाई होनी चाहिए, तो टाइम मिले तो स्टोर रूम भी साफ कर देना। सुनिए मम्मी जी, आज खाना आप बनाएंगी और स्टोर रूम की सफाई के लिए आप किसी नौकरानी को बुला लीजिए। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। शीला की ये बात सुनते ही उर्मिला चौंक जाती है। क्या हो गया बहू तुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। शीला के इस बदलाव को देखकर उर्मिला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन, बहू जरा 2 कप चाय तो बना देना, एक मेरे लिए और एक अपने ससुर जी के लिए। ओ हेलो मैडम, मिसेस उर्मिला जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। शीला जैसे ही अपनी सास को उसके नाम से बुलाती है, उर्मिला के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तू होश में तो है? अच्छा, तू नौकरानी ना सही, मगर इस घर की बहू तो है ही। कम से कम इस घर की और अपने सास ससुर की इज्जत का तो ख्याल रखा कर। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मैडम, ना मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ना ही इस घर की बहुरानी हूँ, इसीलिए मुझ पर ऑर्डर चलाना बंद कर दीजिए। क्या क्या कहा तूने? तू इस घर की बहू नहीं है? ऐसा कैसे कह सकती है तू? मेरा बेटा शादी करके तुझे इस घर में लाया है और तू कह रही है कि तू इस घर की बहू नहीं है, बल्कि तुम और रोहन तो एक दूसरे से प्यार भी करते हो। कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है मिसेस उर्मिला। नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तू रुक यही, मैं अभी फोन करके अपने बेटे को बुलाती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, बुला लीजिए, मैं भी यही हूँ। आज तो घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका था। उर्मिला और शीला के बीच हुई बहस को सुलझाने के लिए उर्मिला अपने बेटे को फोन करके जल्द से जल्द घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद रोहन घर आता है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? आपने मुझे अचानक घर क्यों बुलाया? बेटा, आ गया तू। सुन जरा, बहू क्या कह रही है। मुझे तो लगता है बहू अपने होश खो बैठी है। क्यों, क्या कहा शीला ने? मैंने वही कहा जो सच है। ये कह रही है कि ये इस घर की बहू नहीं है, ना ही तेरी पत्नी है, और ना ही तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। समझा इसे रोहन कि ऐसी बातें दोबारा ना करे। माँ, शीला सच कह रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और ना ही हमने शादी की है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, ये सच है। तो फिर तू इसे घर क्यों लाया? कौन है ये? माँ, ये किराए की दुल्हन है। क्या किराए की दुल्हन? माँ, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मुझे एक बड़ा बिजनेस करना था, मुझे अपना सपना पूरा करना था। अगर मैं शादी कर लेता तो मैं अपने बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, लेकिन आपने मेरी शादी की जिद पकड़ ली थी, इसीलिए मुझे ये कदम लेना पड़ा। कैसा कदम लेना पड़ा? एक दिन मेरी शीला से मुलाकात हुई। जब मैंने उसे अपनी ये प्रॉब्लम बताई तो उसने मुझे एक किराए की दुल्हन घर ले जाने के लिए कहा, जिसमें कोई लड़की कुछ दिनों के लिए पैसों के बदले घर की बहू बनने का नाटक करती है। मुझे ये आइडिया ठीक लगा और मैं शीला को ही नकली पत्नी बनाकर इस घर में ले आया, जिससे आप मुझसे दोबारा शादी की जिद न करें। हे भगवान, इतना बड़ा नाटक किया तूने अपनी खुद की माँ के साथ। मगर मैं क्या करता माँ, आपने भी तो मुझे कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। सुनिए रोहन जी, आपकी और आपकी माँ की बातें तो चलती रहेंगी। आप पहले मेरे पैसे दे दीजिए। मैं आपके घर में 1 महीने तक बहू बनकर रही हूँ। अगर आप मुझे टाइम से पहले ही पैसे दे देते तो मैं शायद मम्मी जी को ये सच इतनी जल्दी नहीं बताती। इसका मतलब अगर रोहन शीला को पैसे दे देता तो शीला बहू बनने का नाटक करती रहती, और नहीं तो क्या। मुझे माफ करना माँ, और हाँ शीला, मैं आज तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय मिसेस उर्मिला। जो मम्मी जी कहती थी वो आज नाम ले रही है। जिसे मैं अपनी बहू समझ रही थी वो एक किराए की दुल्हन निकली। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आप ये सब अपना समझकर ही भूल जाइए, और हाँ, अगर आपको ज्यादा बुरा लगा है तो आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकती हैं। शादी? अब तो मैं इस घर में शादी का नाम भी दोबारा कभी अपनी जुबान से नहीं लूंगी।
गरीब दीपेश एक ईंटें बनाने वाली भट्टी पर कड़ी धूप में मजदूरी कर रहा था। बाप रे, गर्मी आई नहीं कि हम मजदूरों की आफत शुरू हो जाती है। दीपेश के साथ उस भट्टी पर कई सारे मजदूर लोग काम कर रहे थे। थोड़े समय बाद सब मजदूर एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं। यारों, अगले महीने मैं कुंभ मेले में जा रहा हूँ। आप लोग चल रहे हो साथ? हाँ, मुझे भी वहां जाना है। वहां जाकर मैं गंगा स्नान करके अपने सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा। दीपेश, तू भी साथ चल। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे चलना यार दीपेश, ऐसा मौका बार बार नहीं आता यार। मन तो मेरा भी बहुत है आने का, पर क्या करूं यार, परिवार की जिम्मेदारियां ही ऐसी मुझ पर कि मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता। थोड़े समय बाद सब काम में लग जाते हैं। दीपेश गोरखपुर गांव की इस भट्टी पर 200 रुपए रोज से मजदूरी करता है। शाम का समय दीपेश उसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसके माता पिता मनदीप, सरला, बहन साक्षी और पत्नी कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। कमला, बच्चे कहाँ गए? जी, वो बाहर खेलने गए हैं। थोड़े समय बाद दीपेश के 2 छोटे बच्चे रोहन, पायल घर आते हैं। दीपेश अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। दीपेश, शामू भाई आए थे। वो कह रहे थे लड़के वाले 6 महीने बाद साक्षी अमित की शादी करवाना चाहते हैं। क्या 6 महीने तो बहुत कम समय है। इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। जानता हूँ बेटा, इसलिए अब से तुझे ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे की बचत करनी होगी और बाकी हम कर्ज ले लेंगे। साक्षी का रिश्ता पास के शहर में रहने वाले एक अमित नाम के लड़के से तय हुआ था। दीपेश परिवार में एकमात्र कमाने का जरिया था। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भट्टी के मजदूर फिर से दीपेश को कुंभ मेले में चलने की बात कहते हैं। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम दीपेश कमला और अपने परिवार को कुंभ मेले में जाने की बात कहता है। माँ, मेरे सभी दोस्त कुंभ मेले में जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या माँ? बेटा, सर पर साक्षी की शादी का बोझ पड़ा हुआ है। गरीबी देखो हमारी दहलीज पर साई की तरह चिपकी हुई है, और तू ऐसे में कुंभ मेले में जाने की बात कह रहा है। हाँ दीपेश बेटा, तू मत जा वहाँ काफी भीड़ होती है। अगर तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो ससुर जी, इन्हें जाने दीजिए। शायद इनके वहाँ जाकर आने से हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू, अगर ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? माँ जी, ये कौन सा महीनों के लिए जा रहे हैं? केवल 4 से 5 दिन की तो बात है, जाने दीजिए ना इन्हें। कमला अपने सास ससुर को मनाने लगती है। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना वहाँ। कुछ दिन बाद दीपेश अपने दोस्तों के साथ कुंभ मेले में चला जाता है। करीब 10 दिन बाद दीपेश अब तक घर नहीं आया था। 10 दिन बीत गए पर दीपेश अब तक नहीं आया। ससुर जी, वहाँ से अब तक कोई नहीं आया। दीपेश जी आजकल में आते ही होंगे। अगले दिन कमला के घर दीपेश के मजदूर दोस्त एक लाश लेकर आते हैं। ये वही मजदूर दोस्त हैं जो दीपेश के साथ कुंभ मेले में गए थे। राकेश भाई, ये कौन है? सारे दोस्त रोते हुए उस लाश को कमला के घर में रख देते हैं। अरे बोलो ना, कौन है? दीपेश कहाँ है? तभी उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हवा से उड़ जाता है, तो वो लाश दीपेश की थी। वहाँ भीड़ में भगदड़ मचने से दीपेश की मौत हो गई। नहीं दीपेश, नहीं। भैया, दीपेश जी। सब दीपेश की लाश देखकर खूब रोने लगते हैं। कमला के परिवार वालों पर इस समय कहर की बिजली सी गिर चुकी थी। 2 दिन बाद सब दीपेश की मौत के गम में जिंदा लाश की तरह घर में बैठे थे। क्यों भगवान जी, क्यों आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया? क्यों
अब किसके सहारे जीऊंगी मैं? तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया है। मेरा बेटा, बहू, तेरी वजह से ना तू मेरे बेटे को वहां भेजती, ना मेरा बच्चा मैं छोड़ कर जाता। मेरा दीपेश, मेरा दीपेश, आप ही ने मारा है भाई को। भाभी, आप ही जिम्मेदार हो भाई की मौत का। भाई। सब साक्षी को ही इस हादसे का कसूरवार ठहराते हैं। 2 दिन बाद अब घर में ना राशन था, न पास में पैसे थे। मेरा बच्चा ही हमारा गुजारा चलाता था, पर वो तेरे कारण मर गया बहू। अब तुझे ही हम सबका पालन पोषण करना पड़ेगा, और मेरी बेटी की शादी भी तू ही करवाएगी, समझी? पति के मौत के गम में डूबी कमला हजारों दर्द अपने सीने में लिए घर से बाहर जाती है। अब क्या काम करूं मैं दीपेश जी? कमला उसी भट्टी पर आकर काम मांगती है जहां दीपेश काम करता था। तभी उसे वहां मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद कमला रोज उस भट्टी पर आकर काम करने लगती है। कुछ दिन बाद एक रात सब घर में सोए हुए थे कि तभी अचानक रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे खून की उल्टियां होने लगती है। भाई, माँ, भाई को क्या हो गया? रोहन, अरे बाप रे, इसे तो खून की उल्टियां हो रही है। रोहन को लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। माँ जी, साक्षी बहन, देखिए ना, रोहन को क्या हो गया है? इसे खून की उल्टियां क्यों हो रही है? ये देखकर मनदीप, सरला और साक्षी तीनों वापस से सो जाते हैं। साक्षी बहन, माँ जी, ससुर जी, देखिए ना, रोहन को क्या हो गया है? तीनों अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। तभी कमला रोहन को गोद में उठाती है और दौड़ते हुए अपनी बेटी के साथ रोहन को पास के सरकारी अस्पताल में लेकर जाती है, जहां रोहन की जांच होने लगती है। भगवान जी, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। आपके बेटे रोहन के दिल में बहुत बड़ा छेद है। उसके पास समय बहुत कम है। हमें तुरंत उसका ऑपरेशन करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमें 8 दिन के अंदर ही रोहन का ऑपरेशन करवाना होगा, और इस ऑपरेशन में 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। थोड़े समय बाद कमला रोहन को लेकर घर आती है और अगले दिन अपने ससुराल वालों को सारी बातें बताती है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए माँ जी। एक तो गरीबी हमें चैन से जीने नहीं दे रही, ऊपर से इस मनोज के बेटे ने इतनी बड़ी बीमारी मोल ले ली। हम नहीं करवा पाएंगे इसका इलाज। माँ जी, ऐसा ना कहिए, रोहन आपका पोता है माँ जी। यहाँ हमारे पास खाने के लिए दाना तक नहीं है, हम कहाँ से लाएं 2 लाख रुपए? हमारा बेटा मर गया है ना, अब तू भी हमारे लिए मर गई है। चल निकल हमारे घर से। सरला, साक्षी, कमला और उसके बच्चों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। माँ, आप रोइए मत, हम हैं ना आपके साथ, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे माँ। तभी वो वहाँ से चलकर गांव के बाहर एक वीरान खंडर झोपड़े में आते हैं। बाहर बहुत गर्मी है रोहन बेटा, तू यहाँ आराम कर, वरना तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। कमला दोनों बच्चों को वहाँ जमीन पर सुला देती है। दीपेश जी, अब मैं कैसे करूँ अपने बच्चे का इलाज, कैसे बचाऊं उसकी जान? अगले दिन सुबह मुझे ऐसे खाली नहीं बैठना होगा, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। दोनों बच्चों को वहाँ छोड़कर कमला भट्टी पर जाती है और वहाँ के मजदूर को सारी बातें बताती है। बहन, हम तो खुद इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते। माफ करना, हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। भट्टी पर कोई भी कमला की सहायता नहीं करता। इसी तरह कमला गांव में हर किसी के पास जाकर अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी, पर कोई भी इस मजदूर माँ की सहायता करने को तैयार नहीं था।
अब इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। कमला गांव में भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए खाना लाने लगी। शाम का समय, कमला भीख मांगे पैसों से थोड़ा खाना लेकर सड़क से जा रही थी। इस दर्द भरे जीवन में अब कुछ भी नहीं है। अब और नहीं रहना मुझे। मैं अपने बच्चों को और तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगी। तभी कमला उस खाने में जहर मिला देती है। अब इस जहर मिले खाने को खाकर मैं और मेरे बच्चे जीवन के इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कमला वो जहर मिला खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाती है। जो ये खाना खा लो, इसे खाते ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो खाना फेंक कर रोहन को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। रोहन, ए रोहन, कौन है रे? छोड़ मेरे बच्चे को। वो आदमी हवा की तरह तेज रफ्तार में वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी कहाँ गया? मेरा बच्चा रोहन, रोहन, रोहन कहाँ है तू रोहन? दोनों मिलकर रोहन को तलाश करने लगते हैं। करीब पूरी रात बीत जाती है। कमला पायल एक दरिया किनारे बैठकर रो रहे होते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तभी सामने से रोहन आता है। माँ, रोहन आ गया। कहाँ चला गया था तू रे मेरे बच्चे? वो आदमी कौन था? माँ, वो कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी वो आदमी दीपेश के रूप में आ जाता है। बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? बेटा, मैं तुम सबसे काफी दूर जा चुका हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी दीपेश रोहन के सीने पर हाथ रखता है। थोड़े समय बाद दीपेश रोहन को 2 सिक्के दे देता है। रोहन बेटा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। अब ये सिक्के लेकर अपनी माँ के पास चले जाओ और अपनी माँ से कहना कि ये सिक्के हर दिन 2 गुना बढ़ते जाएंगे। ये सारी बात सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगती है। क्या वो दीपेश ही थे? हाँ माँ, बाबा ने कहा कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ और उन्होंने कहा कि ये सिक्के अब हर दिन 2 गुने होते जाएंगे। कमला दोनों बच्चों को लेकर उस खंडर के घर में आती है। तभी अगले दिन वो 2 सिक्के 4 हो जाते हैं, फिर अगले दिन 8 और अगले दिन 16। इसी तरह वो सिक्के हर दिन 2 गुने होते चले जाते हैं। जिसके बाद कमला उन पैसों से अपने लिए और बच्चों के लिए खाना लाती गई। अब इसी तरह वो सिक्के हर दिन डबल होते गए और कमला के पास काफी पैसा आने लगा और कुछ ही महीने में वो शहर में एक बड़ा सा घर खरीद कर अपने बच्चों के साथ रहकर एक सुखी जीवन बिताने लगी।